वो दो चार्जेस के दरमियान आया है, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आएगा तो फिर उसकी जगह एप्सिलॉन एम यूज करेंगे, बाकी वही रहेगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि ये कूलम्स फोर्स उस वक्त है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है, तो इसको हम विद मीडियम कह लेते हैं। अब ये दो इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशन। अब ये जो है ना एप्सिलॉन एम, इसको मैंने कहा था कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, ये जो ई सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है परमिटिविटी। और परमिटिविटी का कल मैंने बताया था कि परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि ये जो मीडियम है ये दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना कम कर देगा, या दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि इस मीडियम के आ जाने की वजह से दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कितना कम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि एप्सिलॉन आर इसको मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की वजह से कितना अफेक्ट है चार्जेस के दरमियान, फ्री स्पेस की वजह से कितना फोर्स कम होती है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमें पता है, वो हमारी बुक में दी हुई है, दैट इज 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 और इसके यूनिट है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट होते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखें, ये जो एप्सिलॉन आर है इसको पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन को पढ़ते हैं परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो एप्सिलॉन आर है इसका जो टेबल है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, कूलम्स लॉ के दूसरे पेज पे होगा। उस टेबल में आप लोग एक नजर देखेंगे तो आपको जो वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी हर मटेरियल की, ग्लास की, वाटर की, वैक्यूम की, एयर की, माइका, डिफरेंट, उन सब की एप्सिलॉन आर की वैल्यूज लिखी हुई है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, जैसे ग्लास की 4.5 से 10 तक लिखी हुई है, क्योंकि ग्लास की डिफरेंट होते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में। इस तरह वाटर है वो 78.5 है, इस तरह लिखा है, दैट इज वो सारी वैल्यूज जो है वो एप्सिलॉन आर। अब फर्ज करें कि किसी मीडियम की, जैसे ग्लास है, उसकी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 4.5 है, तो ग्लास की जो परमिटिविटी बनेगी, परमिटिविटी ऑफ ग्लास, अगर वो मीडियम ग्लास हो जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो बनेगी वो 4.5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वाली वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह अगर वाटर की लेते हैं तो 78.5, permittivity of water is 78.5 multiply times epsilon naught means 8.85 times 10⁻⁻12, तो वो उसकी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये एक छोटा सा एमसीक्यू भी बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि फला मटेरियल है उसकी परमिटिविटी फाइंड करें, जैसे ग्लास की फाइंड करें, आप वाटर की फाइंड करें, तो आप उसकी परमिटिविटी को फाइंड कर सकते हैं कि उसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखें टेबल से और उसको मल्टीप्लाई कर दें एप्सिलॉन नॉट से, तो ये उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है, एक्चुअली इसका जो टेबल है वो इसी की रेशियो से लिखा है, यानी इसका 2 टाइम्स, जैसे ग्लास का मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी 4.5 है, तो इसका मतलब है जो ग्लास की परमिटिविटी है, जो ग्लास का इफेक्ट है कि वो कितना फोर्स को कम करता है, या उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट का 4.5 टाइम्स है। इस तरह वाटर का अगर 78.5 है तो इट मीन कि वाटर का जो इफेक्ट है, अगर दो चार्जेस के दरमियान वाटर हो तो उसका जो इफेक्ट है दैट इज 78.5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी वो इस वैल्यू का 78.5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। मेरे अब आपको समझ आ रही होगी, तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली इसी का टाइम्स है, वो जो टेबल है वो इसी की रेशियो के मुताबिक लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये एक तरह से फार्मूला भी बन गया कि ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसको हम इन दोनों की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस एप्सिलॉन एम की जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं, तो फिर हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो है एफ ई प्राइम इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब इसकी जगह एप्सिलॉन एम की जगह मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं। पहले इसको लिख लें, इसको लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन है आपको पता है, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 2 6, तो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास, ये वाली जो फॉर्म है ये बुक में लिखी हुई है, बुक में एक ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन कैसे आती है ये बुक में नहीं लिखा है, वो
टीचर ने डेफिनेटली आपको बताना है। तो ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, ये बेसिकली एप्सिलॉन एम की जगह यहाँ पर आ जाता है। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अगर तो दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो वो फ्री स्पेस है, तो फिर ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। और अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम आ जाता है, तो फिर उस मीडियम के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस का एक रिलेशन बना लेता हूँ, आप देख लें इसको एक दफा। आपकी बुक में वैसे लिखा हुआ है, ये स्टेप नहीं लिखा हुआ, ये अगर स्टेप आपने नोट करना है तो ये वाला स्टेप आप नोट कर लें कि ये जो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एक्चुअली इस तरह से आता है। ठीक है, ये एक लाइन बुक में है। अच्छा चलो, अब इन दोनों का, इसका और इन दोनों इक्वेशंस का एक रिलेशन है बुक में, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ। अब देखें, मैं दोनों का एक रिलेशन बनाता हूँ, यहाँ से भी एक एमसीक्यू और छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। अब जो हमारे पास एफ ई प्राइम है, ठीक है, एफ ई प्राइम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा वही मैंने इक्वेशन लिखी जो अभी यहाँ पे आपको बना के दिखाई। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ कि इसमें से ये जो एप्सिलॉन आर है ये वाला, ठीक है, इसको बाय लिख लेता हूँ, यानी 1 ओवर, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और बाकी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एफ ई प्राइम है ये आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये सारा एफ ई है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ फ्री, व्हेन फ्री स्पेस इज द मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो इसको एफ ई जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एफ ई को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ ई को यहाँ लिखने की बजाय इस एफ ई को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये जो बन गया रिलेशन, ये बुक में लिखा हुआ है, इस रिलेशन से भी एक हमारे पास एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। वो ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी मीडियम के आ जाने से कितना कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। जितना उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होगा, उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उतने टाइम्स ही कम होगी। ठीक है, जैसे ग्लास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्लास है, अगर ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मैं 4.5, चलिए इसको राउंड ऑफ करके 5 ले लेता हूँ, ग्लास का परमिटिविटी 5 है। तो ग्लास के दो चार्जेस के दरमियान आ जाने से, अगर ये दो चार्जेस हों Q1 और Q2, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों चार्जेस के दरमियान एक ग्लास की एक शीट रख दी जाती है। ठीक है, ये शीट जो है ये ग्लास की है। तो इस ग्लास की शीट की वजह से इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कितना कम होगी, एक एमसीक्यू जो है वो बन जाता है। तो यहाँ से हम इसका आंसर दे सकते हैं, वो ये कि जो एफ ई प्राइम है, जिसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन ग्लास इज प्लेस्ड बिटवीन देम, वो होगा एफ ई ओवर 5, क्योंकि जो 5 है ये ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोर्स विद मीडियम होगी, जो फोर्स विद ग्लास होगी, दैट इज 5 टाइम्स लेस देन द ओरिजिनल फोर्स। तो अपनी पहले जो फ्री स्पेस वाली फोर्स है एफ ई, यानी जब उन दोनों चार्जेस के दरमियान ग्लास नहीं होता, उस वक्त जो फोर्स होती है वो एफ ई है। जब ग्लास को रख देंगे तो उस वक्त जो फोर्स होगी दैट इज एफ ई प्राइम। तो वो ग्लास का जितना रिलेटिव परमिटिविटी है उतने टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है, ये बच्चों ने कल पूछा था, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से, इसको हम एक तरह से, और इस इक्वेशन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर एप्सिलॉन आर को इधर ले आए, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर एप्सिलॉन आर को मैं इधर ले आऊँ और इस एफ ई प्राइम को नीचे ले जाऊँ,
तो एप्सिलॉन आर जो है दैट इज एक्चुअली एफ ई ओवर एफ ई प्राइम। ये भी एक रिलेशन है जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इधर आ गया हूँ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ई ओवर एफ ई प्राइम। अब यहाँ मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूँ जो पूछा गया था एप्सिलॉन आर की वैल्यू के हवाले से। देखें इस इक्वेशन में ये जो एफ ई है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ मीडियम इज अ फ्री स्पेस। एफ ई प्राइम इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज अदर देन फ्री स्पेस। एक बात आपको याद रखनी है कि एफ ई प्राइम यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विद मीडियम इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स विद फ्री स्पेस। एफ ई प्राइम हमेशा छोटा होगा, एफ ई प्राइम की वैल्यू हमेशा एफ ई से कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो उस वक्त होती है जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो। चार्ज Q1, चार्ज Q2, इन दोनों के दरमियान जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो तब होगी जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, ठीक है। अगर फ्री स्पेस है तो मैक्सिमम फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकती। अगर आप कोई भी मीडियम रखेंगे, कोई भी मीडियम ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं या कोई भी माइका या एल्यूमिनियम, कोई भी इंसुलेटर ले लेते हैं, तो उसके आने की वजह से इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हमेशा कम होगी, फ्री स्पेस से कम होगी हमेशा। तो एफ ई प्राइम जो है, ये वाला फैक्टर एफ ई प्राइम, ये हमेशा छोटा होगा एफ ई से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इसका मतलब एफ ई जो है ये हमेशा एफ ई प्राइम से बड़ा होगा। अब अगर ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर जो है वो छोटा होगा, तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करके, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। समझे ना पॉइंट को। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ई प्राइम। ये फोर्स इस फोर्स से हमेशा ज्यादा होगी, यानी ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा। तो फिर इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये एमसीक्यू है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है ये आप देखेंगे कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये एमसीक्यू है। उसने पूछा था एक दफा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यूज क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी नंबर। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और साथ ही ये है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 है तो दैट मीन्स वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज 1 दैट मीन्स वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस। तो दोनों की फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी और जब सेम होगी तो डिवाइड करके आंसर 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। तो 1 और ग्रेटर देन 1 ये आपने याद रखना है। लेस देन 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1 कभी नहीं होगी, ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आज वीडियो और वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहा। गुड, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। ओके जी, एडमिट ऑल। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, तो कुछ डेफिनेशंस की तरफ जो है ना चलते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है मैंने भी लिखा है फील्ड ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ खत्म हो गया, ठीक है। कूलम्स लॉ पे जो है ना वो हमारी सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो गई। तो कूलम्स लॉ की जो तरतीब है अटेम्प्ट करने की, आपके पास नोट्स में कोई भी तरतीब हो सकती है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ में आपने सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है, लिखनी है। वो आपने मुझसे देख लेनी है, एक तरतीब बना दूं इसकी मैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिखना है। कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है। दो चीजें होगी। तीसरी आप हेडिंग समझ लीजिए, हेडिंग एक स्टेटमेंट है, उसके बाद हेडिंग आपने मैथमेटिक्स बना दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप हेडिंग बना देंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हेडिंग बनाए, इसमें वही डिस्कस करें मीडियम वाला जो भी आज भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया है। फ्री स्पेस का डिस्कस करें। इफेक्ट ऑफ मीडियम में पहले आप बताएं उसको कि फ्री स्पेस हो तो फिर कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है। उसके बाद फिर आप बताएं कि अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फिर उस मीडियम की वजह से कूलम्स लॉ पे या कूलम्स फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, वो अभी जो मैंने आज थोड़ा सा रिवाइज किया है। उसके बाद आप हेडिंग इसकी बना दें नंबर 4 पे हेडिंग्स बना दे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मैंने कल बताई थी। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो है वो होती है दैट इज F12
इक्वल्स माइनस F21, ठीक है। इसका मतलब है 1 और 2 यहाँ पे एक चार्ज और दूसरे चार्ज के लिए आए हैं, चार्ज 1 और चार्ज 2। तो फोर्स ऑन F12 जो है इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, और जो F21 है इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1। और यहाँ पर दोनों को इस तरह मिला के लिखा है कि साथ नेगेटिव आया है, विच मीन कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। कूलम्स लॉ में दोनों चार्जेस जो होते हैं Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो सेम होती है। कल वाले लेक्चर के शुरू में मैंने ये कहा था, बेशक इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ, ये 100 कूलम है, ये 1 कूलम है, लेट्स से इतना फर्क है, 100 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर ये 100 टाइम्स भी इससे ज्यादा है तो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो जितनी इस पर लगेगी उतनी ही इस पर लगेगी। ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू है जो आम नॉर्मल आपके जो एग्जाम है उससे लेके एंटी टेस्ट तक पूछा जाता है। तो दोनों पे जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बेशक ये चार्ज इस चार्ज से 100 टाइम्स ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है, कितना भी ज्यादा, लेकिन फोर्स सेम होगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस इज सेम बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी ऑपोजिट। और ये भी याद रखें, ये भी एमसीक्यू है कि ये दोनों म्यूचुअल फोर्स है और ये तीनों म्यूचुअल फोर्स की तीनों कंडीशंस को पूरा करते हैं। और वो तीनों कंडीशंस जो है वो कौन सी हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन म्यूचुअल फोर्स की होती है कि द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो बिल्कुल Q1 और Q2 दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो म्यूचुअल फोर्स की तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस वजह से कूलम्स फोर्स को म्यूचुअल फोर्स जो है वो भी कहा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में आपने ये वाली चीजें मेंशन करनी है। और लास्ट पर आपने नंबर 5 आपने हेडिंग बना देनी है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये जो आपका पूरा कूलम्स लॉ है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो इन हेडिंग्स में, इन 5 हेडिंग्स में आपने इस तरतीब से कवर करना है, ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मैसेज करके पूछे, मैं उसको वहां से गाइड कर दूंगा कि वहां से प्रॉब्लम उसकी हेल्प कर दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। कूलम्स लॉ जो है ना इसकी लिमिटेशंस है कि ये कब सिर्फ जो है वो कहाँ पे यूज हो सकता है। तो लिमिटेशंस में एक ये है कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होता है, ठीक है। कूलम लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्ज होंगे तो यूज होगा, अदरवाइज कोई और चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का ऑपोजिट ये होता है कि चार्ज जो है वो फैला हुआ हो। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो मेरा व्हाइट बोर्ड जो है ये एक, अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर चार्ज हो और जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ से देखूं तो ये तो अब पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो स्प्रेड चार्ज है, पॉइंट का उलट स्प्रेड रखने आप एक वर्ड। तो कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है। दूसरा ये है कि कूलम्स लॉ जो है ये उन चार्जेस के लिए वैलिड है जो कि सिर्फ रेस्ट में है, या जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कि स्टैटिक है। अगर दो चार्जेस स्टैटिक हैं तो उनके लिए यूज होगा, राइट। अगर दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, अगर ये दोनों स्टैटिक हैं तो फिर उसके लिए हम कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हैं। आपके सिलेबस में तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों स्टैटिक हैं तो फिर इस पे एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं तो उसमें ये भी है कि अगर एक स्टैटिक है और दूसरा मूव कर रहा है तब भी अप्लाई हो सकता है। सिर्फ उस वक्त अप्लाई नहीं होता कूलम्स लॉ जब ये दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, एक तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट मूव कर रहे हैं या डिफरेंट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो है ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है जब दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये लिख दे, दूसरी लिमिटेशन ये लिख दे। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि चार्जेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, कि चार्जेस एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। इससे मुराद ये है कि चार्जेस एक दूसरे के इतना करीब होने चाहिए चार्जेस एक दूसरे के इतना करीब होने चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे पर अफेक्ट करें, एक दूसरे पर फोर्स लगा सके। इतना दूर ना रखें कि एक दूसरे के पर फोर्स ही ना लगाएं तो फिर डेफिनेटली कूलम्स लॉ तो एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट चार्ज स्टैटिक है, क्लोज टू ईच अदर। तो ये आपका कूलम्स लॉ थोड़ा सा बताते बताते मैं फिर एक दफा इसको जस्ट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में मैंने कहा कि जो पिछले 1-2 दिनों में हमने चीजें कवर की है, ठीक है। अपने अपने नोट्स से इसको आप इस तरह से इस तरतीब से
इस कूलम्स लॉ को जो है वो प्रिपेयर करें, इसको याद करें, ठीक है। आपको किसी प्रॉब्लम है तो वो फिर मुझसे आप पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां से बता दूंगा, ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगली हेडिंग है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स, आप लोग, आपके पास बुक्स होंगी, आप लोग देखें बुक से ये लिखा होगा फील्ड्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है, छोटा सा आइडिया है। देखें जो कूलम्स लॉ है उसमें जो कूलम था उसने हमें गाइड किया, उसने हमें बताया कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से एफ ई इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से आप फाइंड कर सकते हैं। ये उसका बड़ा अच्छा कारनामा था, बड़ी उसने हमारी हेल्प की। अभी भी एक दो बातें ऐसी थी जिनका आंसर कूलम नहीं दे सका, ठीक है। ये भी आप समझ लें, छोटा सा क्वेश्चन भी है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें कूलम नहीं बता सका था, ठीक। तो उसको आप कह लें कि नंबर वन, अगर उसको तरतीब में हम लिखें तो नंबर वन ये है कि what is the origin of what is the origin of electric force। इसका आंसर कूलम के पास नहीं था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है, ये फोर्स कैसे होती है, मतलब क्यों होती है, ये कूलम के पास इसका आंसर नहीं था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लेते हैं, हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स transmits from one charge to another। ये दो क्वेश्चन थे जो अभी कूलम से भी नहीं हो रहे थे। कूलम से लोगों ने पूछा होगा कि ये इसका आंसर बताएं, तो कूलम वाज अनेबल, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता कि ये जो है वो कैसे होगा। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। तो ये एक तरह से ये एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए भी क्वेश्चन कि वो कौन सी दो बातें थी जो कूलम नहीं बता सकता। तो आप उसका ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं, बुक से भी आपको इसकी ये वर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इसके जो आंसर्स थे ना, अब उस पर अगर हम बात करें कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो फिर क्या है, अगर कूलम नहीं दे सका तो क्या या उसके बाद आने वाले लोग इस बात का आंसर दे सके हैं। तो उसमें ये है कि जो पहला क्वेश्चन है नंबर वन, जिसमें ये था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका आंसर अभी तक आज की डेट तक भी लोग जो है वो कोई भी नहीं दे सका है। कुछ फोर्सेस ऐसे ही हैं जो नेचुरल है, उनका जो वाई एंड हाउ है वो बहुत मुश्किल है कि उसको हम कैसे जस्टिफाई करें। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नेचुरल फोर्स है, हमने इसको नेचुरल फोर्स लिया हुआ है, इसका भी वाई एंड हाउ आज तक लोग पूछते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि ये जो है वो क्यों है, राइट। अब डिफरेंट इसमें चूंकि एज ए मुस्लिम जो है ना, एज ए रिलीजन वगैरह हमारा कोई रिलीजन है तो हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय अल्लाह। या यूं कह लें कि कुछ लोग जो अल्लाह को नहीं मानते या कम यकीन रखते हैं वो कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय नेचर, या इस तरह डिफरेंट कि ये है, बस इसको हम इस तरह मान लेते हैं कि ये है और हमें इस तरह से मिली है और इस पर डिस्कशन होती रहेंगी, थ्योरीज चलता रहेगा सारा कुछ। तो इट इज नेचुरल फोर्स, मतलब अब हमें पेपर में नंबर कैसे मिल सकते हैं, तो हम ये कह दें कि कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ नेचुरल फोर्स, है। हम इतना कह के हमें एक नंबर मिल जाएगा, दैट्स ऑल, बाकी फिर देखा जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो ये कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। इसके लिए फिर काम किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था माइकल फैराडे। ये अब एक एमसीक्यू बन गई कि किसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर कैसे इफेक्ट होती है, ये किसने काम किया, ये किसने बताया था। तो हम कह सकते हैं कि ये काम है माइकल फैराडे, राइट। ये एमसीक्यू यहाँ पे हो। अब हम आगे चलते हैं, माइकल फैराडे ने कैसे बताया या माइकल फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया
कि कैसे हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, राइट। तो उसके लिए माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि विच साइंटिस्ट गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के अल्फाज। तो आंसर इज माइकल फैराडे, right? So who introduced the concept of electric field? Michael Faraday. Who gave us the idea of electric field? Michael Faraday, whatever जो भी words हो। तो ये उम्मीद है कि ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। 2 क्वेश्चंस और उसके दोनों के आंसर। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए कैसे बताया कि कैसे एक चार्ज से जो फोर्स है वो दूसरे चार्ज पर अफेक्ट करती है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने पढ़े थे। मिसाल के तौर पे जो कूलम्स लॉ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। अगर आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके माइंड में आ रही है तो आप देखेंगे F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये आपके जेब में आ गई, बिल्कुल ऐसे ही नहीं जैसे कूलम्स लॉ है। और उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो अर्थ के अराउंड, अर्थ अगर एक बड़ा मैस है तो उसके अराउंड जो स्पेस है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बिल्कुल इसी तरह से एक चार्ज है, वही आइडिया यहाँ पे वही चीज बनने वाली है। तो बिल्कुल जो ग्रेविटेशनल है और जो इलेक्ट्रिक है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे वहाँ m1 m2 है, यहाँ q1 q2 है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आप देखेंगे इनके फार्मूले भी एक जैसे हैं। अगर m को q से रिप्लेस करते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बनते जाते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे साथ साथ थोड़ा माइंड। और हमारे चैप्टर के एंड पर एक कंपेरिजन भी है, इसमें हम कॉलम्स बना के इधर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उनका कंपेरिजन लिखेंगे कि इनमें ये चीज सिमिलर है, ये डिफरेंट है, ये मतलब देखेंगे उसको बाद में जाके कि कैसे ये दोनों एक जैसे हैं, कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं। तो उस पे जाके तो ये इसमें कुछ बच्चों को इस तरह बताने से हेल्प होती है। मैंने देखा कि ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, उनको जब रेफर किया जाता है कि अच्छा वहाँ ये था, यहाँ ये, तो वो बड़ी जल्दी पिक कर लेते। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा ड्राई सा है, लेकिन ग्रेविटेशनल से अगर कंपेयर करके देखे जाए, समझते जाए तो बड़ा इजी लगता है। तो यहाँ पे जो है वो आइडिया आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आइडिया जो है माइकल फैराडे ने दिया, और ये उसने समझाने के लिए कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगती है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जैसे माइकल फैराडे ने जो है वो किया। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज टू हैव अ फील्ड अराउंड इट,